आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेट सर्विसेज में और यूपीएससी में, तो मेरा प्रयास है कि इस टॉपिक को कवर किया जाए और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस के तहत में क्वेश्चंस आते हैं तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले YouTube पर जाइए और वहाँ पर AJ और उसके बाद स्पेस दीजिए, IS लिखिए, IAS और स्पेस दीजिए एकेडमी और फिर स्पेस के बाद इंदौर। मेरे द्वारा सारे अपलोडेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे और ये जो ऑनलाइन जो चैनल हमने शुरू किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी शिकायतें मुझे आ रही है कि लोग पैसा मांगते हैं, तो आप उनके झांसेबाजी में मत आइए। ये एवरी कैंडिडेट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये फ्री चैनल है, तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और किसी चीटर्स या फ्रॉडस्टर के चक्कर में मत फंसिए। तो आइए हम चलते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले मैक्सिको में हुई। और इसकी शुरुआत करने वाले थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अपने हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत उन्होंने 1950 के दशक में किया था और इससे जो उन्होंने व्हीट स्ट्रेन्स डेवलप किए थे उसको फिर जापान के नोरिन 10 से क्रॉस कराया गया और इसके बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए और पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और जिससे जो मैक्सिको की जो खाद्यान्न समस्या थी वो समाप्त हो गई 1955-56 में। हमारे देश में इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया और इसकी शुरुआत हुई 1966-67 में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया था। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जर्जर कर दिया था। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। किसानों की हालत दयनीय हो गई थी और जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि 94% लोग दाने दाने के मोहताज थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ। सिर्फ 6% ऐसे लोग जो राजा रजवाड़े या जमींदार तालुकदार ऐसे जो बड़े लोग थे उन्हीं के पास में सारी सुविधाएं थी, बाकी लोग हैंड टू माउथ जीवन यापन कर रहे थे। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या हुई कि खाद्यान्न समस्या से कैसे निपटा जाए और इसके लिए सरकार ने 1956 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से PL 480 का ट्रीटी किया और इसके तहत में गेहूं और चावल वहां से आयात किए गए ताकि भूखमरी की समस्या को खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश जो हिंदुस्तान के इतना बड़ा देश है जिसमें कि इतनी आबादी है, अगर वो
अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, तो दूसरे देश उसके साथ में बहुत अनेक प्रकार के ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देश में स्थायित्व के लिए, शांति के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, जो कि संविधान का मूल उद्देश्य है, हर नागरिक को भोजन मिलना चाहिए। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, हिंदुस्तान की सरकार ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर अल्टीमेटली 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हिंदुस्तान के कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स में की गई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ के रायपुर, इन जिलों में करीब 7 जिलों में इसके प्रयोग किए गए और इसका जो परिणाम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था और जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता था, व्हीट का प्रोडक्शन होता था, उससे ठीक 4 गुना प्रोडक्शन उन खेतों में हुआ और इससे उत्साहित होकर के हिंदुस्तान में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन तीनों प्रांतों में व्हीट प्रोडक्शन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग किया गया और इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राइस प्रोडक्शन के लिए, यहां पर राइस प्रोडक्शन के लिए शुरुआत की गई और व्हीट प्रोडक्शन के लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में शुरुआत की गई। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के हाई यील्डिंग वेराइटीज का भी इजाद किया और वो हाई यील्डिंग वेराइटीज कौन कौन सा था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे आपको। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज का जिसके बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे व्हीट में, गेहूं में उन्होंने सोनालिका, कल्याण सोना, गिरजा, C306, जनक, प्रताप, अर्जुन और बहुत सारे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का निर्माण उन्होंने इसके स्ट्रेंथ्स डेवलप किए। उसके बाद राइस में IR8, हमजा, तेल हमजा, काकात्याज, रत्ना, राजेंद्र, IRS, जया, बाला, कावेरी, सोना, पूसा 30, IET 1444 जो ड्रॉट रेसिस्टेंट वेराइटीज है, BJI और इसी तरह से मक्का में गंगा फर्स्ट, गंगा 101 और डेक्कान, रंजीत, हिमालय और बारले में मेज में ही, मक्का में ही अंबर, सोना, किसान, जवाहर, विक्रम, शक्ति और बारले में कैलाश, अंबर, BR32, हिमानी और बाजरा में CO1, X3, बावापुरी, T55, पूसा मोती, HB3। तो इस तरह से विभिन्न अनाजों में, फूड ग्रेन्स में विभिन्न प्रकार के हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग हमारे देश में 1966 से शुरू किया गया, जो आज तक जारी है। और अभी हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज 2 है, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको एक ग्राफ के आधार पर बताना चाह रहे हैं
कि 2014-15 में जो राइस का जो एरिया था वो था 45 मिलियन हेक्टेयर, और जो पूरे क्रॉप्ड एरिया का मतलब नेट सोन एरिया का जो प्रतिशत होता है वो 26.43 होता है। व्हीट में, गेहूं में 29.25 मिलियन हेक्टेयर्स, और ये पूरा परसेंटेज है 16.10 ऑफ द नेट सोन एरिया। ज्वार में, जिसको मिलेट भी बोलते हैं, 10.4 मिलियन हेक्टेयर्स और परसेंटेज है 6.11। बाजरा 8.8 मिलियन हेक्टेयर और ये पूरे नेट सोन एरिया का 5.16 एरिया है। मेज में 6.4 मिलियन हेक्टेयर और ये पूरे नेट सोन एरिया का 3.76। ग्राम, जिसको चना बोलते हैं, 6.3 मिलियन हेक्टेयर्स और नेट सोन एरिया का 3.70। और पल्सेस 21.1 मिलियन हेक्टेयर्स और ये पूरा प्रतिशत होता है नेट सोन एरिया का 12.40। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है हमारे यहाँ वो है राइस एंड व्हीट में। और इसमें प्रोडक्शन क्या हुआ, तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ वो हुआ व्हीट में, और इसमें 9 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई। वो कैसे कि 1951 में 9.7 मिलियन टन हमारे देश में पैदावार था और वो 2015 में बढ़कर के 88.93 मिलियन टन हो गया, लगभग 10 गुना। और राइस में ये लगभग 30.8 मिलियन टन था पैदावार 1951 में, और ये बढ़कर के 2015 में 104.79, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स वृद्धि हुई। और इसके अतिरिक्त जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और मेज, मक्का, इनमें जो पैदावार थी वो 1951 में 15.5 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 41.75 माने 3 गुना से थोड़ा सा कम मिलियन टन ये हमारे यहाँ उत्पादन हुआ। और पल्सेज में जो टोटल उत्पादन था 1951 में वो था 12.5 मिलियन टन, और ये बढ़कर के 17.20 2015 में हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जहां पर फूड ग्रेन्स में राइस और व्हीट में जबरदस्त, खास करके व्हीट के प्रोडक्शन में जबरदस्त वृद्धि हुई, वहां पर पल्सेस और लेगुमिनस जो फूड है, खास करके जो पल्सेज हैं और जो ऑयलसीड हैं, उनमें उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसे मस्टर्ड हुआ या ब्लैक ग्राम हुआ, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12.5 मिलियन हेक्टेयर था, मिलियन टन था पैदावार, और वो बढ़कर के 17.20 मिलियन टन हुआ। बहुत ज़्यादा की वृद्धि नहीं, केवल 1.5 गुना की वृद्धि है। लेकिन जब हम टोटल फूड ग्रेन्स को देखते हैं तो 1951 में 97.3 मिलियन टन उत्पादन था, जो बढ़कर के 2015 में 253.67 मिलियन टन पैदावार हिंदुस्तान में हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि अब कि कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन तत्व क्या है। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के हाई यील्डिंग वेराइटीज के स्ट्रेंस डेवलप किए और उसको लैब से लैंड में उसका ट्रांसफर किया गया और जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ व्हीट में, गेहूं के उत्पादन में। इसके अतिरिक्त राइस में भी प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, लेकिन जितना 3.5 गुना, लेकिन जितना व्हीट में प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ी, उतना राइस में नहीं हुआ।
पल्सेस और ऑयलसीड इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफी, ये जो हमारे यहाँ कैश क्रॉप है इसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसको डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, जिस तरह से चाइना ने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। तो दोस्तों जो कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो क्या क्या है? पहले HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1963 में सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया। और सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स गवर्नमेंट के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो डेवलप किए गए हैं उसको किसानों तक पहुंचाने का काम, ये काम सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। इसके अलावा विभिन्न सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और खास करके फूड कॉरपोरेशन इंडिया, और जैसे कि बिहार में बिस्कोमान जो सीड्स फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था कंसेशनल रेट में, तो इस तरह से सारे राज्यों ने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए विभिन्न संस्थाएं खोली हुई हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इरिगेशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ, हमारे देश में 78 मिलियन हेक्टेयर, 78 मिलियन हेक्टेयर में हमारे देश में अभी सिंचित भूमि है, जो लगभग नेट सोन एरिया का 55% है, 55%। आज़ादी के बाद विभिन्न सरकारों ने सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया और जिसके कारण से सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ वो हुआ ट्यूबवेल एंड वेल्स में, और खास करके दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी। इसमें 6 गुना ज्यादा वृद्धि हुआ इस ट्यूबवेल के और वेल्स के उपयोग करने से। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि बिना इरिगेशन का जो कंट्रोल्ड वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, अदरवाइज जो हाई यील्डिंग वेराइटीज का जो आप उपयोग कर रहे हैं वो हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए सबसे जरूरी है कि आपको समय पर उसमें सिंचाई किया जाए। अगर आप समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो आपके पैदावार में कोई वृद्धि नहीं होगी और उल्टा उसका गलत असर पड़ेगा। तो इसीलिए जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है उसके लिए कंट्रोल्ड इरिगेशन की सुविधा होना चाहिए, समय पर सिंचाई की सुविधा होना चाहिए और लिमिटेड मात्रा में सिंचाई होनी चाहिए। तो हमारे देश में खास करके जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र ऐसा रहा जहां पर कि मुगलों के समय में और इवन सल्तनत पीरियड में कैनाल्स की व्यवस्था थी। हालांकि उसका ज़्यादा हिस्सा पश्चिमी पंजाब में चला गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन कैनाल्स के रूप में था। तो सरकार ने सबसे मुफीद जो जगह था वो था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का इलाका,
और वहाँ पर सरकार ने इस हरित क्रांति की शुरुआत वहीं से किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि 55% होने के बावजूद भी 45% ऐसा एरिया है जो हिंदुस्तान में रेनफेड एरिया है। या ड्रॉट प्रोन इलाका है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और सरकार ने रेनफेड और ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए क्या क्या कार्रवाई की है, क्या क्या इस किसानों को सुविधा दी है, क्या क्या उनकी पॉलिसीज है, उसके बारे में पृथक से वीडियो बनाया जाएगा। अभी के लिए यह है कि जो रेनफेड एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, हाई यील्डिंग वैरायटीज का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर कंजम्पशन जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए चाहिए। और इसके साथ ही इसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल प्लस ऑर्गेनिक, का उपयोग होना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद और हरित क्रांति की शुरुआत होने के बाद में चाइना के बाद में हिंदुस्तान नंबर दूसरा कंट्री है जहां पर कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन होता है। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन चाइना और यूएसए के बाद में हिंदुस्तान का तीसरा स्थान है। और खास करके जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, या इसको यूरिया, इसके प्रोडक्शन में हिंदुस्तान अभी तीसरे नंबर पर है और कंजम्पशन में विश्व में नंबर 2 स्थान पर है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है और इसको बोलते हैं एनपीके। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटासियम। हालांकि पोटासियम के प्रोडक्शन में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो एनपीके का इस्तेमाल वो पंजाब में होता है और वहां पर 238 केजी पर हेक्टेयर का कंजम्पशन होता है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, हरियाणा का, वेस्टर्न यूपी का। तो इन इलाकों का जो समृद्ध इलाके हैं जहां पर कि हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उन इलाकों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी का इलाका, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र हैं वहां पर एनपीके का सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। तो दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब ज़्यादा उपयोग होता है तो उसके कारण से जो ड्वार्फ, जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के गेहूं जो हैं या राइस हैं, उनके जो डंठल होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत मोटे होते हैं। तो इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की कैपेसिटी है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ राइस या गेहूं में नहीं था। अगर हम ज़्यादा खाद दे देते थे तो वो गिर जाता था और उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। लेकिन चूंकि इनका जो लंबाई होता है वो छोटा होता है, एक दूसरा होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, पहले जो ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ गेहूं होता था वो 150 दिन में मैच्योरिटी पीरियड होता था, रैपनिंग पीरियड। अब सिर्फ 120 दिन में गेहूं का उत्पादन होता है, 120 डेज में। और पहले हमारे देश में धान का जो मैच्योरिटी पीरियड होता था ट्रेडिशनल वेराइटीज का, वो होता था 120 दिन में। अब हमारे यहाँ जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ
जो राइस हैं वो 100 डेज में ही पक जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इस कारण से किसान डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है हाई यील्डिंग वेराइटीज का कि इरिगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण, और दूसरा बहुत ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग या फर्टिलाइजर्स का उपयोग होने के कारण इसके जो आसपास के जो एरिया होते हैं, जैसे ये स्टबल हुआ, डंठल, तो इस आसपास के जो स्टबल का जो एरिया होता है उसमें माइक्रो क्लाइमेटिक जोन का निर्माण हो जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? हीट प्लस ह्यूमस, ह्यूमिडिटी, ये दोनों मिलकर के ये कीड़े मकोड़ों के वृद्धि के लिए बहुत ही मुफीद होता है। और इसके कारण से उन पर कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारे चीज के खतरे पौधे पर पड़ते हैं। और अगर समय पर आपने इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया तो इससे पौधे को क्षति पहुंच सकती है, और जो जितना हम पैदावार चाहते हैं वो पैदावार नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से चौथा जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो है यूज ऑफ हैवी डोज ऑफ पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड। जो अनवांटेड जो पौधे आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, तो उनको भी साफ करने की आवश्यकता है, और इसके लिए इसी को बोलते हैं वीडिसाइड। इंसेक्टिसाइड के द्वारा हम कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं। और इसका एक दोस्तों एक और भी गलत प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी किसान ने जिनका खेत कीड़े मकोड़ों से अफेक्टेड हो गया, अगर उस वहाँ पर वो इन पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं तो उसका फैलाव दूसरे खेतों में भी हो जाता है, और इससे अल्टीमेटली पूरे गांव के खेतों में इसका विस्तार हो सकता है और पूरे गांव के फसल बर्बाद हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आप HYV का सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और जब हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स देते हैं, जहां पर कि आपको रेगुलर इरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, वाटरिंग करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड इसका भी उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके फसल अच्छे नहीं होंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो दोस्तों है कंसोलिडेशन ऑफ जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा ये कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो किसान हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज का उपयोग करेगा
उसको इरिगेशन की सुविधा करना होगा। इरिगेशन की सुविधा करना होगा या तो कैनाल के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से या कुएं के माध्यम से, या उसके बाद में उसको समय समय पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना होगा। तो और खेत की जुताई अच्छी करनी होगी, और इसके लिए उसे ट्रैक्टर्स चाहिए बिनाई के लिए, और थ्रेसर चाहिए हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो इसके लिए काफी पैसे की आवश्यकता होती है। तो एक छोटा किसान इस प्रकार का जो HYV सीड्स का इस्तेमाल छोटे खेतों में नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में, जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया, कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में वो ये है कि 70% पीजांट्स मार्जिनल है, मतलब जिनके पास में 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, और वो भी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, माने जमीन एक जगह यहां है, दूसरा वहां है, तीसरा 1 किलोमीटर दूर में है। तो ऐसी स्थिति में आप HYV सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि किसान इस स्थिति में नहीं होगा कि वो छोटे छोटे खेतों में जाकर के अपना पूंजी लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर्स छोटे खेतों में उपयोग हो ही नहीं सकते, उसके लिए कम से कम आधा एकड़ 1 एकड़ की जमीन होना चाहिए, तभी उसका जुताई ठीक ढंग से होगा। तो इसलिए सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स किया। लेकिन दुख की बात है कि हिंदुस्तान में यूपी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब और कुछ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया छोड़कर के बाकी जगह कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस बीच में आजादी के बाद से सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और यह भी हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा साधन था। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 3 प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए थे, और वो 3 प्रकार कौन से थे? जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया था कि महलवारी पंजाब में, अवध में और आगरा के क्षेत्र में लागू किया गया था, जहां पर कि गांव के किसी लंबरदार को उसको एजेंट नियुक्त कर दिया गया था, और पूरे गांव के रिवेन्यू कलेक्शन विद द असिस्टेंस ऑफ पटवारी और कानूनगो उसका काम होता था, रिवेन्यू कलेक्शन, और 5% उसको कमीशन मिलता था। तो महलवारी सिस्टम के तहत में 50% जो नेट प्रोड्यूस का 50% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। रैयतवारी सिस्टम में किसान खेत का मालिक होता था, लेकिन नेट प्रोड्यूस का 50% वहां भी टैक्स रेंट गवर्नमेंट लेती थी। और ये जो है रैयतवारी सिस्टम बॉम्बे, पुराने बॉम्बे और मद्रास प्रांत में, प्रोविंसेस में लागू थे। और जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 1793 में लागू किया था, और रेवेन्यू फार्मर्स को जमींदार्स बना दिया गया था, और उन्हें लैंड ऑनरशिप भी दे दिया गया था। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्र में ये लागू था। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान का करीब 50% भाग जमींदारों के पास में लैंड था, क्योंकि रैयतवारी सिस्टम में भी बहुत सारे जमीन किसानों को बेचना पड़ा, और जो नए नए जो लैंडलॉर्ड्स पैदा हो गए वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से जो शहरों में रहते थे। ऐसी ही दुर्गति महलवारी सिस्टम के तहत में हुआ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम किया, और इसके तहत में लैंड टू द टीलर, लैंड्स टू द
टीलर। इस स्लोगन को जो आज़ादी के लड़ाई के दरमियान ये नारा गूंजता था, उसको सरकार ने हकीकत में बदला और इसके तहत में लैंड रिफॉर्म के तहत में गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल टीलर्स था और मैंने किसान, उसको लैंड का ऑनरशिप प्रदान किया। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। तीसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे लैंड रिफॉर्म्स के। तो खास करके जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाका है, वहाँ पर चकबंदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहाँ सक्सेसफुल हुआ और इसी कारण से जो हरित क्रांति है वो भी इन्हीं इलाके में सबसे पहले संभव हो पाया, क्योंकि किसान का अपना जमीन था और उन्हें डर नहीं था कि उनको लैंड से इविक्ट कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अगर वो निश्चित रेंट देते हैं तो उनके जमीन उनके पास ही रहेंगे और कोई एजेंसी उनको ज़मीन छीन नहीं सकता है। तो इस तरह से उन्होंने लैंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फार्म मैकेनाइजेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि ट्रैक्टर्स और स्प्रेयर्स, पंपिंग सेट और थ्रेशर्स, ये सारे जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं, उसके बिना हरित क्रांति संभव नहीं है। क्यों कि आप जानते हैं कि हरित जो HYV सीड है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होता है और इसके तहत में उनको टाइमिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। और अगर टाइमिंग पर ध्यान नहीं देंगे, खेत में हार्वेस्टिंग होने के बाद में तुरंत उनकी खेत की जुताई करनी पड़ेगी और यह ट्रेडिशनल पद्धति से नहीं हो सकता है, तो ये प्लॉइंग से नहीं होगा। तो इसीलिए फार्म मैकेनाइजेशन इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके कारण से सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो हुआ बड़े किसान को, क्योंकि उनके पास पूंजी था, वो विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट खरीद सकते थे। ऐसा छोटे किसान, मझोले किसान नहीं कर सकते थे। तो इसी कारण से सबसे ज़्यादा फायदा बड़े किसान को हुआ। यहां पर बड़े किसान से तात्पर्य ऐसे किसान हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, से ज़्यादा लैंड हो। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि हिंदुस्तान में केवल ऐसे मात्र 4% ही किसान हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। तो इसके कारण से जो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो हुआ बड़े किसानों का, लेकिन छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो HYV सीड है, वो स्केल न्यूट्रल है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी किसान उपजा सकता है बशर्ते कि उसके पास रिसोर्स हो। तो इसीलिए HYV सीड जो है वो स्केल न्यूट्रल तो है, लेकिन वो रिसोर्स न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि जिस किसान के पास में जितना रिसोर्स होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा सबसे ज़्यादा उसी किसान को होगा। क्योंकि ये जो
इस प्रकार की जो खेती की जाती है और ख़ास करके अमेरिका में भी होती है, वहाँ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। तो आपके पास में अगर अच्छे ज़मीन नहीं है, लैंड होल्डिंग अगर बड़ा नहीं है, आपके पास में अगर पूंजी नहीं है, तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं उठा सकते। इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टोरेज फैसिलिटीज। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जितना खाद्यान्न उपजता है, हार्वेस्टिंग करते करते और घर में लाते तक लगभग 1/3 प्रोड्यूस या 1/4 भाग नष्ट हो जाता है स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण। गांव देहातों में आज भी स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत भारी कमी है। तो क्योंकि चूंकि पैदावार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए स्टोरेज फैसिलिटी की सख्त ज़रूरत है और सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्टोरेज फैसिलिटीज़ का निर्माण किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में बड़े बड़े गोदामों की स्थापना किया है, जहां पर कि किसान अपने पैदावार को ले जाते हैं, वहां बेचते हैं और एफसीआई उसको अपने गोदामों में भर के रखता है। और इसीलिए हमारे पास में, हिंदुस्तान की सरकार के पास में काफ़ी सरप्लस खाद्यान्न हमेशा मौजूद रहता है इन ऑर्डर टू टैकल एनी फेमिन कंडीशन और एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। तो हमारा देश फूड के मामले में आज की तारीख में सेल्फ सफिशिएंट है और उसे किसी दूसरे देश से आयात करने की जरूरत नहीं है। एक जो इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसी के तहत में सरकार ने विभिन्न एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की स्थापना विभिन्न राज्यों में किया है, जहां पर कि रिसर्चर्स नए नए वेराइटीज का स्ट्रेन्स डेवलप कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किसानों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जितना प्रगति होना चाहिए था उतना प्रगति नहीं हो रहा है। और यह देखा गया है कि 1966-67 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, उस समय में HYV जो सीड्स की जो ताकत थी, जो पैदावार की क्षमता थी, वो क्षमता धीरे धीरे या तो स्टेगनेटेड हो गई है या उसमें कमी आ गई है। तो हमें नए नए स्ट्रेंथ्स को ईजाद करने की जरूरत है। चाइना ने इस मामले में बहुत तरक्की किया है और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया हुआ और हर साल 100 से ज़्यादा स्ट्रेंथ्स वो डेवलप कर रहे हैं हर प्रकार के जीन्स में। जैसे चाइना में जो आजकल पैडी का प्रोडक्शन होता है वो 100% पैडी का प्रोडक्शन जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है। ट्रेडिशनल पद्धति को उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह से कॉटन में 100% बीटी कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। और जो हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो जहाँ पर हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई यूपी में, पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पर जो उत्पादकता होना चाहिए था वो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी अब नहीं हो रहा है। मतलब या तो हमें नए वैरायटीज डालने होंगे या दूसरे क्षेत्र में HYV सीड्स को डालने होंगे, तभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो
अस्थायी रह पाएगा, अदरवाइज हम पुनः फूड शॉर्टेज के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसका जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है एक्सटेंशन सर्विसेज। इसके तहत में गवर्नमेंट ने गांव-गांव में पंचायत लेवल पर विलेज लेवल ऑफिसर की पोस्टिंग किया हुआ है, VL या उसको वर्कर भी बोलते हैं, VLW शॉर्ट में, और इसे किसान परिचित है। इनका जो काम है वो ये है कि किसानों को नए नए वैरायटीज़ के बारे में उन्हें जागरूक करना, फर्टिलाइजर्स का कैसे उपयोग होगा, पेस्टिसाइड का कैसे उपयोग करेंगे, इरिगेशन के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो ये सारी जानकारी VLWs के द्वारा या विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स के द्वारा किसानों को दी जा रही है। लेकिन जो इनकी जो क्वालिटी है विलेज लेवल ऑफिसर्स का वो उतना बढ़िया नहीं है जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज के एक्सटेंशन ऑफिसर्स का है। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त एजुकेटिंग फार्मर्स, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली हमने क्या आविष्कार किया, हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने क्या डिस्कवरी किया, हमने क्या क्या हाई यील्डिंग वेराइटीज के स्ट्रेन डेवलप किए, उसको जमीन पर उतारने का काम लैब टू लैंड तक उतारने का काम किसानों का है। और अगर किसान को हम एजुकेट नहीं करेंगे, उनको नई नई चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो अपने खेतों में ठीक ढंग से पैदावार नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी घट जाए। तो एजुकेटिंग फार्मर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है, ताकि वो नए नए प्रयोगों को अपने खेत तक उसको लाएं और उसको इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, HYB का फार्मिंग करना, तो इसीलिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की सख्त ज़रूरत होती है। और ख़ास करके छोटे और मझोले किसानों को जिनके पास में पैसे नहीं रहते हैं, तो ताकि वो फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, पेस्टिसाइड खरीद सकें, खेतों का डेवलप कर सकें और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद सकें, सिंचाई की सुविधा के लिए पंपिंग सेट खरीद सकें, तो इसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार ने नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया, और इसका काम है किसानों को क्रेडिट मुहैया कराना, और ये बहुत सफल भी हो रहा है। और चूंकि हिंदुस्तान में परिपाटी रही है कि किसान मनी लेंडर्स के पास जाता है, और मनी लेंडर्स 20 से लेकर 40% इंटरेस्ट या सूद लेता है, जिससे किसानों की कमर टूटती गई है हमेशा। तो इससे बचने के लिए सरकार ने कॉमर्शियल बैंक्स को, RRB को और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको प्रेरित किया कि वह किसानों को सस्ते
ब्याज पर ऋण दे सके। और अभी जो वर्तमान स्थिति है 2015 का, उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक्स ने किसानों को ऋण दिया है। और इससे देहाती क्षेत्र में जो सूदखोर लोग थे, जो आज़ादी से पहले 70% किसान सूदखोर या मनी लेंडर्स पर आश्रित रहते थे, उनसे उन्हें निजात मिला और इसके कारण से किसानों की स्थिति अच्छी हुई है। एक जो महत्वपूर्ण जो और इम्पॉर्टेंट है कि रूरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि अगर आवागमन की सुविधा नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं रहेगा, तो किसान बाजार से नहीं जुड़ पाएंगे और ऐसी स्थिति में उनका जो जिन्स है, अनाज है, वो गांव में ही रह जाएगा और उन्हें अच्छी आमदनी नहीं मिल पाएगी, पैदावार के अच्छे मूल्य नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खास करके 2001 से गांव से शहरों को जोड़ने का प्रयास सरकार ने शुरू किया, जो आज तक चल रहा है। और जो कच्चे रोड थे उसको पक्के रोड में कन्वर्ट किया गया और गांव के गली गली में अब पक्के रोड बन गए हैं या बनते जा रहे हैं। तो इससे लोगों को आने जाने में, आवागमन में बहुत सुविधा हुई है। अपने जिन्स को बेचने के लिए उन्हें मार्केट जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ही मार्केटिंग की फैसिलिटी हो पाई है, खास करके यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पर मार्केटिंग फैसिलिटीज या काफ़ी अच्छी हो गई है। अन्य राज्यों में भी मंडी की व्यवस्था हो गई है। लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी अपने उत्पादन के लगभग 60% भाग लोकल जो व्यापारी हैं उसके हाथ में ही बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। उनके पास में तब पैसा नहीं होता है कि वो मंडी ले जाएं और 1-2 दिन तक वहाँ रहें। तो इसीलिए जो लोकल जो व्यापारी हैं, जो कम दाम पर उनके जिन्स को, उत्पादन को खरीद लेते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि मार्केटिंग फैसिलिटी को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि किसानों को अपने उपज का सही दाम मिल सके। और जो सरकार जो हर साल एमएसपी घोषित करती है, तो उस एमएसपी से कम दाम पर वो अपने पैदावार को नहीं बेच सके, ये जरूरी है। और तभी किसानों के आमदनी में वृद्धि हो पाएगी और वो खुशहाल हो पाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं अचीवमेंट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का अचीवमेंट क्या है? उपलब्धि क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो गया था। उसको खाद्यान्न विदेशों से मंगवाने पड़ते थे। उसे अमेरिका के साथ में PL 480 के तहत में ट्रीटी संधि करना पड़ा, जिसके तहत में उसे गेहूं और चावल का आयात करना पड़ा। खतरा यह था कि कहीं अमेरिका हमारे साथ में ब्लैकमेलिंग ना करे या दूसरे देश ना ब्लैकमेलिंग करे, क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे और हमने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया था, जहां पर कि हम दो जो बड़े महाशक्ति थे, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों महाशक्तियों के आपसी झंझट में हम फंसना नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में हम गुटनिरपेक्ष तभी रह सकते थे जब हम खाद्य मामले में, अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हों। और इस
यह काम बखूबी से हरित क्रांति के द्वारा HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के द्वारा हुआ और देश आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के उत्पादन में, और हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसा कि मैंने अभी ग्राफ के द्वारा बताया कि किस प्रकार से गेहूं का उत्पादन 1951 से 2015 के बीच में लगभग 10 गुना और चावल का उत्पादन 3.5 गुना, पल्सेस का उत्पादन 1.5 गुना में वृद्धि हुआ। तो जिसके कारण से हम अपने ऊपर निर्भर हो गए। तो सबसे तो फर्स्ट पॉइंट यह था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। दूसरा, जो हमारा गेहूं का या राइस का या मेज मक्का का या बाजरा का उत्पादन बढ़ा, उसकी प्रोडक्टिविटी माने उत्पादकता बढ़ा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट इसका अचीवमेंट है। प्रोडक्टिविटी इनहांस्ड, wheat, राइस, मेज, बाजरा। तो खास जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा के उत्पादन में वृद्धि हुई, उसकी उत्पादकता बढ़ी और इसके कारण से हम खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हो गए। एक जो और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ, अचीवमेंट है, वो है कि डबल क्रॉप्ड एरिया में वृद्धि हुआ और इनहांसमेंट ऑफ डबल क्रॉप एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में यदि हम 2 बार 3 बार फसल उपजाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि HYV सीड्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। तो जहाँ पर हम एक पैदावार लेते थे वहाँ पर किसान अब 2 या 3 पैदावार ले सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डबल क्रॉप्ड एरिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बताया कि हरित क्रांति होने से जो हमारा क्रॉप्ड एरिया था वो डबल हो गया, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ है जितना कि दूसरे देशों में हुआ, खास करके डेवलप कंट्रीज में और चाइना में हुआ। वो कैसे? इसका मानक तय करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी इंडेक्स। और इंटेंसिटी इंडेक्स मतलब होता है कि इक्वल टू टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल नेट सोन एरिया, और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है वो 189.7 मिलियन हेक्टेयर्स है। और टोटल नेट सोन एरिया है 146 मिलियन। अब इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपको 130 मिलेगा, लगभग अबाउट 130। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट सोन एरिया का जो हमने बताया 146 मिलियन हेक्टेयर है, उसका सिर्फ 30% ही डबल क्रॉप्ड है, जो कि बहुत कम है। अगर आप चाइना से तुलना करें तो वहां पर जो इंटेंसिटी इंडेक्स है वो 190 है, और बांग्लादेश एक छोटा सा देश है उसका 140 है, और इसी तरह से पश्चिमी देशों का भी है। तो
तो इस तरह से अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जो हमारा नेट सोन एरिया है वहाँ काफ़ी बड़े भूभाग में हम डबल क्रॉप फसल नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारे देश में कुल 78 मिलियन हेक्टेयर ये सिंचित भूमि है। तो अभी तो हम जो सिंचित भूमि जो है उसमें भी हम डबल क्रॉप फसल नहीं ले पा रहे हैं, और ये हमारे एग्रीकल्चर का, हमारे किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% जो हमारे किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास में सेविंग्स नहीं है, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो विभिन्न बैंकों के द्वारा जो दिए जा रहे हैं उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लैंड इतना कम है कि उससे उनके जीवन बसर नहीं हो सकते, इसलिए वो शहरों में भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो इस कारण से जो हमारा जो इरिगेटेड लैंड है 78 मिलियन हेक्टेयर, वो भी हमारा डबल क्रॉप नहीं हो पाया। तो इस ओर प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है, तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन सही माने में हिंदुस्तान में कामयाब हो पाएगा। केवल हम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी वेस्टर्न यूपी के भरोसे नहीं रह सकते। क्यों? कि अब धीरे धीरे वहाँ अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, और इसके बारे में अभी हम बताएंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की सुविधा बढ़े। दोस्तों, खास करके जब पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 15 लाख मजदूर लेबर्स उन इलाकों से आए और यहाँ पर उन्होंने खेतों में काम किया, और जिससे उनकी जो आय के स्रोत हैं बढ़ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। ये दूसरा फायदा हुआ। और इसके साथ ही वो अपने साथ में नए टेक्नोलॉजी, नए जानकारी लेकर के अपने घर तक गए। तो बिहार में भी और ईस्टर्न यूपी में भी हरित क्रांति का फैलाव हुआ और लोग नई पद्धति से खेती करने लगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट और असर हुआ, और वो था वेजेज में वृद्धि, इंक्रीज इन कि जब मजदूर बिहार से, ईस्टर्न यूपी से या बंगाल से जब पंजाब हरियाणा में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलती है, और यही मजदूरी वो बिहार में भी मांग करते हैं, ईस्टर्न यूपी में भी मांग करते हैं। तो जो पहले 5 किलो धान में वो पूरे दिन काम करते थे, अब उनकी मजदूरी 300 रुपये पर डे हो गया है। तो ये लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा मजदूरी में वृद्धि हुई है, जो ये हरित क्रांति का कमाल है। और जो लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, जो मजदूर क्लास के लोग थे, जिनका डेली काम करना और उसके बाद में भोजन करना हैंड टू माउथ रहते थे, उनमें एक ताकत डेवलप हुआ है। और ये सबसे बड़ा फायदा हरित क्रांति से हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो है बिग फार्मर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत में जो HYV सीड्स का इस्तेमाल, इरिगेशन, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, ये सारे जो चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है।
और चूंकि बिग फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने, और उनके पास में सेविंग्स भी है, तो उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और इसके कारण से उनके लाइफ में परिवर्तन हो गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाने लगे, उनमें उनके घर में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं के सामान, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, ये सब बिग फार्मर्स, जिसको कि आज की तारीख में कुलक बोलते हैं, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में कुलक बोलते हैं, और पॉलिटिकली भी ये बहुत पावरफुल हो गए और इन्होंने किसानों का नेतृत्व करना भी शुरू कर दिया 70 के दशक से, और बहुत सारे राज्यों में इनके मुख्यमंत्री भी बन गए। तो बिग लैंडलॉर्ड्स को, बिग फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फायदा हरित क्रांति से हुआ, और इसके साथ में ही जो इनोवेटर्स, और साइंटिस्ट, खास करके एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, जो नए नए सीड के स्ट्रेन, नए नए स्ट्रेन्स डेवलप करने में रात दिन लगे रहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा फौज तैयार हो गया, और जिसके कारण से हिंदुस्तान में 30,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट सरकार के पेरोल पर या सरकारी नौकरी में हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसके सहित जो विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है, तो ये भी एक एजुकेटेड क्लास और की उत्पत्ति हरित क्रांति का देन है, जो एग्रीकल्चर के मामले में विशेषज्ञता हासिल किए हुए, जो पहले नहीं था इस देश में। और इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर और दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आदि के उपयोग होने से इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला। तो बूस्टिंग ऑफ इंडस्ट्री, बूस्टिंग ऑफ इंडस्ट्री हुआ, जो उद्योग में इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आया हिंदुस्तान में, और इसके मांग बढ़ने से विभिन्न प्रकार के कारखाने खुले, और जैसे मैंने अभी बताया कि फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा उपयोग होने से हिंदुस्तान में विभिन्न जगहों में फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए। अभी भारत सरकार ने सिंदरी फर्टिलाइजर जो बंद था उसको चालू किया है, बरौनी में चालू हुआ है, तो जहाँ जहाँ बंद थे उसको भी चालू किया गया, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस कारण से ये टू वे प्रोसेस है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रभावित करता है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। तो इस तरह से देश में कृषि क्षेत्र और साथ साथ उद्योग क्षेत्र दोनों में डेवलपमेंट हुआ है। और इसके साथ में जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हरित क्रांति आने से इसका स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। जैसे कि पंजाब से सटा हुआ राजस्थान का प्रदेश है और इंदिरा कैनाल वहाँ से गुजरती है, तो वहाँ के किसानों ने भी HYV सीड्स को अपनाया और उन्नत किस्म की खेती करना चालू किया। इसके साथ गुजरात के किसानों ने भी ज़बरदस्त उपज हासिल करना शुरू किया। बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के किसान और ख़ास करके मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल के जो किसान या मजदूर हैं, वो वहाँ पर लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं। तो इसका असर दूसरे राज्यों पर पड़ा और आजकल इसका प्रभाव ईस्टर्न प्रोविंसेस, खास करके बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड
मणिपुर इन राज्यों पर और उड़ीसा इन राज्यों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। और सरकार की मंशा है कि जो हरित क्रांति केवल 5 राज्यों तक पिछले 30-40 साल तक सीमित रहा, जैसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राइस उत्पादन में, और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में व्हीट उत्पादन में, तो ये जो हरित क्रांति का प्रभाव है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए सरकार ने ईस्टर्न राज्यों, जो पूर्वी राज्यों में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, और इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन हरित क्रांति का माइनस पॉइंट क्या हुआ, इसकी निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो पहला है डिप्लीशन ऑफ सॉइल। जहां जहां हरित क्रांति के तहत में, खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हाई यील्डिंग वैरायटीज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, बहुत ज़्यादा इरिगेशन का उपयोग किया गया, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। और अभी आपको मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स के मामले में पंजाब सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश उपयोग करता है। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो जमीन, जो मिट्टी है, वो डिप्लीट हो गया, उसमें उर्वरा शक्ति खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। और उसके जो टेक्सचर थे, जो उसकी सॉइल की जो टेक्सचर थी, बनावट, उसकी जो केमिस्ट्री थी, वो भी बहुत हद तक चेंज हो गई और वह ऊसर भूमि हो गया है। इनफर्टाइल। तो अभी एक अनुमान के हिसाब से इन तीनों राज्यों के 50% जमीन ऐसे हैं जो कि ऊसर में तब्दील, इनफर्टाइल लैंड में तब्दील हो गए हैं। अब इसको सुधार करने की जरूरत है, रिक्लामेशन ऑफ सॉइल की जरूरत है, और इसके लिए ग्रीन मैन्योर्स की जरूरत है, कंपोस्ट खाद डालना जरूरी है। और इसके अतिरिक्त जैसे टमाटो का उत्पादन करना, या ऐसे जिन्सों का उत्पादन करना, ऐसे फसल का उत्पादन करना जिसमें कि पानी का उपयोग कम से कम होता है। तो इसके लिए हमें क्रॉप पैटर्न को चेंज करना होगा। अक्सर अभी देखा जा रहा है कि किसान इन इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में किसान व्हीट माने गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं। तो इसका एक माइनस पॉइंट और भी हो गया है कि जो पल्सेस के एरिया थे, जो दाल के क्षेत्र थे, उसमें कमी आ गई है। तिलहन क्षेत्र में, ऑयल सीड के जो क्षेत्र, जो पारंपरिक क्षेत्र थे, उसमें कमी आ गई है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमें इन सामानों को, इन जिन्स को हमें विदेश से आयात करना पड़ता है। तो जो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन लगातार जो हो रहा है, और चूंकि दोनों जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, तो इसके कारण से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती गई है। और पिछले 30-40 साल के अनुभव ये बताता है कि धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वह स्टेगनेटेड होती जा रही है या डिक्लाइन होता जा रहा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, और कंपोस्ट खाद डालने की जरूरत है, ग्रीन मैन्योर डालने की जरूरत है, ताकि जो लैंड की जो उर्वरा शक्ति है, जो सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है, उसको रिक्लेम किया जा सके। एक दूसरा जो माइनस पॉइंट हुआ है वो हुआ है जो ग्राउंड वाटर है। लोगों ने, किसानों ने इतना ज़्यादा दोहन कर लिया है ट्यूबवेल के माध्यम से कि ग्राउंड वाटर की कमी आ गई, और उसके कारण
किसानों को ट्यूबवेल और ज़्यादा गहराई में डालना पड़ता है। खास करके जो हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र है वो ग्राउंड वाटर की कमी से जूझ रहा है, पंजाब के इलाकों का भी यही हालत है। तो ऐसी स्थिति में ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बन सकता है। तीसरा जो इसका माइनस पॉइंट है वो ये है डिस्पैरिटी ऑफ हरित क्रांति ने समाज को विभाजित कर दिया है। एक रिच क्लास हेडेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स या बिग फार्मर्स और दूसरा मार्जिनल फार्मर्स। दोनों के आय के स्रोत में जमीन आसमान के अंतर हो गए हैं और रूरल एरियाज में ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष ये है कि विभिन्न राज्यों में जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं चालू हुए, जैसे बिहार में, तो वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या किसानों के जो सोर्स ऑफ इनकम है और पंजाब के किसानों के जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तो इसलिए रीजनल डिस्पैरिटीज में इजाफा हो गया और यह हमारे देश के लिए खतरनाक है। इससे रीजनलिज्म को, क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसलिए प्रयासरत है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फायदा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों को मिला है, वही फायदा देश के दूसरे किसानों को भी मिले। और इसीलिए सरकार प्रयासरत है कि ईस्टर्न जो प्रोविंसेज हैं उनमें जहाँ पर कि इरिगेशन की सुविधा अच्छी है और जो रेनफॉल है वो भी देश के अन्य हिस्सों से ज़्यादा रेनफॉल होता है, लगभग 150 सीएम से लेकर 200-250 सीएम एनुअल रेनफॉल होता है। तो वहाँ पर इरिगेशन का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए सरकार का ये प्रयास है कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस जो आजकल इनकम के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में देश के अन्य हिस्सों से पिछड़ गए हैं, उनको समान धरातल पर लाई जाए। दोस्तों, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पर ही पड़ा। तो 40% क्षेत्र, 40% ऑफ द एरिया, इस पर प्रभाव पड़ा है, जैसा कि मैंने 5 स्टेट के बारे में बताया। लेकिन जो देश के जो अन्य हिस्से हैं वो इससे अछूते हैं। मतलब लगभग 60% हमारा जो एरिया है, देश का हिस्सा है, वो हरित क्रांति के लाभ से वंचित है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो हरित क्रांति का प्रभाव जो पूरे देश में पड़ना चाहिए था वो न पड़ करके कुछ खास क्षेत्रों तक ही इसका प्रभाव सीमित रहा है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ जहाँ ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन सुविधा करने के कारण और ख़ास करके राइस और उसके बाद व्हीट का प्रोडक्शन करने के कारण, चूँकि दोनों वाटर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं और ख़ास करके शुगर केन का प्रोडक्शन करने के कारण उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो इसके कारण से ज़मीन जो है वो अल्कलाइन हो गया है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान का इलाका है वो सेमी एरिड एरिया में पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर एनुअल रेनफॉल 75 सीएम से कम हो, तो होता यह है कि जब आप लगातार सिंचाई करते हैं तो गर्मी के महीने में इसमें कैपिलरी मोशन काम करता है और जो सब सॉइल है, मतलब जमीन के नीचे का जो सॉइल है, जो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर या थर्ड लेयर,
वो वहां की जो साल्ट है वो ऊपर आ जाता है, और ये पूरे जो जमीन का जो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसको सेलाइन कर देता है, सेलिनेशन हो जाता है, जो कि उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त और देखा गया है कि लगभग 50% जो सॉइल हैं इन तीनों राज्यों के, और खास करके राजस्थान का इलाका जहाँ पर कि इंदिरा नहर होने से सिंचाई के साधन हो गए हैं, तो श्री गंगानगर और बीकानेर का जो इलाका है वहाँ भी जो मिट्टी है वो सेलिनिटी और अल्कलाइन हो गया है, और जो कि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए सही नहीं है, यूजलेस है। तो इस तरह से 50% भूभाग खेती योग्य नहीं रह गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट जो इसका डैमेजिंग इफेक्ट है वो हेल्थ हैजार्ड। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद यह ज्ञात किया है कि वेजिटेबल्स या अनाज या मिल्क जो उस इलाके में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सब पाए जा रहे हैं बहुत कम मात्रा में, और ये जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बहुत सारे किसान पंजाब के कैंसर से ग्रसित हो जा रहे हैं, और वो विभिन्न कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज करने के लिए खास करके बीकानेर जाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है। और इसके अतिरिक्त जो सोशल रिलेशन है उसको भी ये इम्पैक्ट किया है। वो सोशल रिलेशन क्या था दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो विलेज स्ट्रक्चर था वो सेल्फ सफिशिएंट था। वहाँ पर मोची, नाई, धोबी, कारपेंटर, वाशरमैन, आयरन स्मिथ, ये सारे गांव में इन वर्गों के लोग भी रहते थे, ताकि किसान अपने खेती के लिए जब हल को ठीक कराने जाता था तो उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गांव में ही मौजूद कारपेंटर उसको सही करता था, गांव में ही नाई की व्यवस्था होती थी बाल काटने के लिए। आज की तारीख की सच्चाई ये हो गई है कि जजमानी सिस्टम इसको बोलते थे। तो ये जजमानी सिस्टम के तहत में ये होता था कि साल में अगहन के महीने में किसानों के द्वारा इन जो सहयोगी आर्टिजन्स क्लास के लोग हैं उनको साल में एक बार उनकी मजदूरी दी जाती थी धान में या गेहूं में। अब वो खत्म हो गया। जो सोशल रिलेशन है वो टोटली ब्रोकन डाउन हो गया है। बहुत सारे जो आर्टिजन क्लास के लोग हैं जैसे कि कारपेंटर्स, जिसको बढ़ई हिंदी में बोलते हैं, या लोहार, या गोल्ड स्मिथ, या धोबी, नाई, मोची, ये सब शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं, गांव खाली हो गया है और जजमानी सिस्टम भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हुए हैं सोशल रिलेशन पर, इनकम पर। अब हम इसके बाद में आगे आपको बताएंगे कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने विश्लेषण किया उससे हमें ज्ञात होता है कि अगर हमें हरित क्रांति को इस देश में बढ़ावा देना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है, तो हमें अन्य राज्यों में भी इसका फैलाव करना होगा। वाइडर एरिया शुड बी कवर्ड अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट ये है
कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जो रेनफेड हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया है। 45% जो नेट सॉन एरिया है उसका 45% अभी भी नॉन इरिगेटेड लैंड है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस देना है कि उन इलाकों में भी इरिगेशन की सुविधा कैसे हो सकती है। तो इसीलिए 11th प्लान में 11th 5 ईयर प्लान में उन्होंने फोकस किया कि जो इरिगेटेड लैंड है उसको हमें बढ़ाना है, हमें डबल करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा जो हमें मिला है वो सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन में मिला है और थोड़ा सा राइस प्रोडक्शन में भी मिला है। इसको विस्तारित करने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि पल्सेस के प्रोडक्शन में और ऑयल सीड के प्रोडक्शन में देश पिछड़ गया, क्योंकि किसान उन एरिया को जो पल्सेस के लिए, दाल उत्पादन के लिए या तिलहन के उत्पादन के लिए ईयरमार्क था, उसको भी उन्होंने डाइवर्ट करके राइस और व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दिया। तो नेट सॉन एरिया घट गया और इसका परिणाम ये हुआ कि हम इन दोनों चीज़ों को, पल्सेस को और ऑयल सीड को दूसरे देशों से आयात करने पड़ रहे हैं हमें। तो हमें पल्सेस और ऑयल सीड के नए स्ट्रेन्स को ईजाद करने होंगे, डेवलप करना होगा, विदेशों से भी मदद लेनी होगी और इन क्रॉप्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो ये सुनिश्चित करना होगा। और जो हमारा कैश क्रॉप है, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, तो इसमें भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना होगा। उनमें भी हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के स्ट्रेन डेवलप करने होंगे, तभी इसका प्रभाव व्यापक तरीके से पड़ेगा। अभी जो प्रभाव है वो पेरोकियल है, क्षेत्रीय है। 60% इलाका ग्रीन रिवॉल्यूशन के इफेक्ट से अछूता है, उनके जो अच्छे परिणाम आए उससे वो वंचित हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि देश के सभी एरियाज के सभी विभाग के लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन का या नए टेक्नोलॉजी का फायदा मिले। अभी भी दोस्तों हमने देखा कि जो हाई यील्ड की जहाँ तक बात है तो हमारा देश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हम चाइना से तुलना करें जो एक डेवलपिंग कंट्री ही है और 1980 के दशक तक हमारे कृषि में और उनके कृषि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, तो हम पाते हैं कि चाहे वो गेहूं का उत्पादन का मामला हो या राइस का उत्पादन का मामला हो या दाल के उत्पादन का हो, हम बहुत पिछड़े हुए। तो यदि हम इंटरनेशनल मानक से देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो राइस के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इजिप्ट का प्रोडक्टिविटी है और हमारा जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो लगभग 3 गुना कम है। उसी तरह से गेहूं के उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पर है उत्पादकता में। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा पैदावार होने के बावजूद, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बावजूद अभी भी यूके के व्हीट प्रोडक्टिविटी से हमारा प्रोडक्टिविटी आधा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर काम करने की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो स्मॉल फार्मर्स है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनकी हिस्सेदारी लगभग 0 के बराबर है और जिनके पास में हिंदुस्तान का 70% लैंड है, तो वो
उन स्मॉल फार्मर्स को इकोनॉमिकली वायबल करना होगा, उनको सस्ते दरों पर क्रेडिट सुविधा देना होगा, बैंकों से आसान किस्तों पर लोन देना होगा, ताकि वो बेहतर ढंग से खेती कर सकें और उनके खेतों की पैदावार बढ़ सके। तो दोस्तों, अभी जो सरकार ने जो इम्पोर्टेंट कदम उठाया है वो है सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सरकार को इस बात का पहले ही से अंदाजा था कि जो पारंपरिक जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाके जहाँ पर कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई और अभी भी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहे हैं, बेहतर ढंग से प्रोडक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार को इस बात का अंदाजा है कि जैसा कि अभी आकलन में देखा गया है कि अब प्रोडक्टिविटी स्टेगनेटेड होती जा रही है। तो इसीलिए 11th प्लान में जो 2007 से 2012 का प्लान था, उसमें सरकार ने ये निश्चय किया है कि जो इरिगेटेड लैंड है हमारे पास में, उसको डबल किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो जो उसका जो अभी 45% भाग नॉन इरिगेटेड लैंड है, जो रेन फेड और ड्रॉट का शिकार रहता है, तो वहाँ पर ऐसी वैराइटीज सीड्स की लाई जाए जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, जिसमें कम पानी लगता हो, जहाँ पर खेती बेहतर ढंग से किया जा सके और बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सके, नए जीन्स तैयार किए जा सकें, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से नए सीड्स तैयार किए जा सकें। तो इस तरह से सरकार का प्रयास खास करके ईस्टर्न क्षेत्र में है, जैसा कि मैं अभी बताया कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन इलाकों में जहाँ पर कि वर्षा या एनुअल रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है, तो वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को वहाँ तक विस्तारित किया जाए। और जिसके कारण से हम देखते हैं कि दीमापुर में जो नागालैंड का शहर है, वहाँ भी गेहूं का उत्पादन बेहतर ढंग से हो रहा है। मतलब व्हीट प्रोडक्शन का एरिया काफ़ी क्षेत्रों में फैल रहा है। और इसके अलावा रिक्लेमिंग, डिग्रेडेड लैंड्स, जैसा दोस्तों मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में वर्तमान समय में 12 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है जो डिग्रेडेड या कल्चरेबल वेस्ट के कोटि में आते हैं। अगर इसको रिक्लेम कर दिया गया तो ये हमारे उत्पादन के लिए, ये एरिया हमारे उत्पादन के लिए बड़ी मुफीद होगा और इससे हमारा उत्पादन और भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो है डाइवर्सिफिकेशन पर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल खाद्यान्न पर ही ज़्यादा निर्भर न रहें, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करें। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि चाइना में उन्होंने एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाइड कर दिया। तो जैसा कि
हॉर्टिकल्चर में उनका जो एग्रीकल्चर में जो उनका हिस्सा है वो 45% है। तो इस तरह से जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में या फ्रूट्स के उत्पादन में या फ्लावर के उत्पादन में ज़्यादा इम्फेसिस किया जाए ताकि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा भार नहीं पड़े और किसानों को इन एडिशन टू द इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स उनको हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, मिल्क उत्पादन से, बी हाइविंग के पालन करने से, मछली पालन करने से आमदनी ज़्यादा आमदनी हो सके। और इसके अलावा सरकार ने यह भी देखा कि जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया था वो बहुत ही दोषपूर्ण था और अभी भी बहुत सारे जमींदारों ने बेनामी ज़मीन अपने कब्जा में लिया हुआ है, अपने रिश्तेदारों के नाम से ज़मीन आवंटन करा करके, नाम चढ़वा नामांतरण करा करके, और ऐसे जो पूर्व के लैंडलॉर्ड हैं वो सिटी बेस्ड हैं, उनको खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एक सोशल स्टेटस का द्योतक है। तो उससे जितनी उत्पादन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ शेयर क्रॉपर या टेनेंट्स काम करते हैं, बटाईदार काम करते हैं, तो उनको लैंड के डेवलपमेंट में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अगर सही ढंग से लैंड रिफॉर्म किया जाए और जो सीलिंग ऑन होल्डिंग्स जो लैंड रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है, और ये सारे स्टेट ने कानून बना करके इसको इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पर कि एकर्स की का निर्धारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग किया गया है, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए प्रयास सरकार तत्पर है, प्रयासरत है। और इसके अतिरिक्त जो हम पल्सेस या तिलहन के उत्पादन में अभी पिछड़े हुए हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो सरकार का विशेष रूप से इस चीज़ पर फोकस है कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सीड्स ऑफ पल्सेस या ऑयल सीड्स का उपयोग हिंदुस्तान में किया जा करके उसकी उत्पादकता को बढ़ाई जाए और उसके कल्टीवेशन एरिया को भी विस्तारित किया जाए, ताकि देश दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो नॉलेज हमें लेबोरेटरी में साइंटिस्टों के द्वारा प्राप्त होता है उसको लैंड पर उतारने की आवश्यकता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने अभी पहले बताया था कि जो विलेज लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर हैं उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सरकार का इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं, उन नए प्रयोगों को किसानों के द्वारा उसको जमीन पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और उसके लिए जरूरी है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स फॉर न्यू टेक्निक्स फॉर कल्टीवेशन, ये भी 7/11वें प्लान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था और जिस पर सरकार प्रयासरत है। तो दोस्तों जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फोकस है वो है स्टर्ड इंडिया, और इसके तहत में राइस के प्रोडक्शन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्षा पर आधारित अधिकांश इलाका लो लैंड है और वहाँ पर ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं है, वर्षा भी काफ़ी होती है। इन केस ऑफ द फेल्योर ऑफ मानसून, अगर सही ढंग से सिंचाई की व्यवस्था किया जाए तो ग्राउंड वाटर की पर्याप्त मात्रा है बिहार में, वेस्ट बंगाल में और असम के क्षेत्रों में, उड़ीसा के खास करके कोस्टल एरियाज में। तो इसीलिए सरकार का विशेष ध्यान ईस्टर्न एरियाज के डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा है और इसमें धीरे धीरे हम कामयाब भी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने
बृहद रूप से आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसके क्या कैरेक्टर हैं, इसके फायदे क्या हैं, क्या नुकसान हैं, क्या क्या नए नए वेराइटीज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ईजाद किया गया। तो सम्यक रूप से मैंने कोशिश किया है कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या मेंस एग्जामिनेशन में इसका आंसर लिखना पड़े तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो देखें और मुझे उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्टिंग का काम करेगा और आने वाले दिनों में मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।